चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कटौती प्रस्ताव लेकर आए हैं। मुझे आपने इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसने इस विभाग को, पुलिस विभाग को गंभीरता से नहीं लिया है। चाहे आप पहला बजट भाषण पढ़िए, दूसरा बजट भाषण पढ़िए, तीसरा बजट भाषण पढ़िए, इस प्रमुख विभाग के लिए बजट का कोई विशेष प्रावधान होता नहीं है। हर साल आवश्यकता होती है कि इस विभाग में, चाहे वो हमारे थाने हैं, चाहे चौकियां हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा बजट का प्रावधान हो, हथियारों के आधुनिकीकरण करने के लिए उस पर ज़्यादा बजट का प्रावधान हो, पुलिस की ट्रेनिंग प्रशिक्षण उस पर ज़्यादा बजट का प्रावधान हो। परंतु अगर आप बजट भाषण को पढ़ेंगे तो इन विषयों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और कहना मैं ये चाहूँगा, जो रूटीन का बजट भी होता है उसको भी इन विषयों पर खर्च ना करके किस तरह से उस बजट का दुरुपयोग होता है वो आप देखेंगे। हमारे इसी विधानसभा के सत्र में प्रश्न लगा था 2807 नंबर से और पूछा गया था कि क्या पुलिस में कैंप ऑफिस जिला मुख्यालयों पर खोले गए हैं, अगर खोले गए हैं तो उन पर कितना खर्च हुआ है, उसका ब्यौरा मांगा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे, जवाब में लिखा है कि कैंप ऑफिस तो कोई नहीं खोला गया, परंतु हर जिला मुख्यालय में एसपी के रेजिडेंस को कैंप ऑफिस घोषित किया गया। कोई बुराई नहीं है। और उसमें जो पैसा खर्च किया गया वो किस लिए किया गया? कई जिलों के इस तथाकथित कैंप ऑफिस मतलब एसपी रेजिडेंसेस में बाथ टॉवल्स खरीदे गए, हैंड टॉवल्स खरीदे गए, डोर मैट्स खरीदे गए, ग्लास जग खरीदे गए, पिल्लर पोटैटो खरीदे गए, टाइल ब्रश खरीदा गया, कंटेनर खरीदे गए, टॉयलेट ब्रश खरीदे गए, एग्जॉस्ट फैन तक खरीदे गए, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आइटम्स खरीदी गई, अलमारियों की रिपेयर कराई गई। आप इस तरह का घरेलू सामान, फ्लावर प्लांट्स तक खरीदे गए, गेट्स की रिपेयर की गई, एयर एसीज की रिपेयर की गई। ऐसे सारे कामों के लिए उस पैसे का दुरुपयोग हुआ जो लगभग 30 लाख रुपए इन कैंप ऑफिस को चलाने के लिए था। अर्थात वहां पर कुछ ऐसी सुविधाएं होती जिससे पुलिस को क्राइम की इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती और उस पर एक्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए पुलिस कम समय में जल्दी से एक्ट करती। ऐसा कोई सामान, ऐसी कोई चीजें खरीदी जाती तो उस पैसे का सदुपयोग हो। परंतु इस तरह का घरेलू सामान खरीदकर पुलिस जैसे गंभीर विभाग में दिए गए पैसे का जो बजट का दुरुपयोग हुआ है वो दर्शाता है कि ये सरकार और इस सरकार का पुलिस महकमा प्रदेश के पैसे को किस तरह लुटाता है, किस तरह उसका दुरुपयोग करता है और सरकार और पुलिस विभाग इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को कितनी गंभीरता से लेती है। उसी का परिणाम है कि आज कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है। अब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, यही बोलेंगे आप तो आरोप लगाते हैं, आपका तो काम है। शायद आंकड़े भी प्रस्तुत कर दे, पिछले साल इतनी एफआईआर दर्ज हुई थी, अब 4 कम हो गई। ड्रग में आपके टाइम में इतने केस पकड़े थे, हमारे टाइम में ज्यादा पकड़ लिए।
उपाध्यक्ष महोदय, ये पैमाना नहीं है कानून व्यवस्था का। पैमाना ये है कि प्रदेश के जनमानस के मन में क्या है, प्रदेश की आम जनता क्या सोच रही है। और आज अगर हम जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कब गोलियां चल पड़े, कब दिन दहाड़े गोलीकांड घट जाए, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। 2 साल में 200 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इसके कारण दहशत फैलना स्वाभाविक है। अभी 2025 को अभी तीसरा महीना चला है। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे, पहले 50 दिन में ही 16 हत्याएं हुई हैं। पहले 50 दिन में ही 16 हत्याएं हमारे इस नए साल में हुई। ये इस सरकार के कानून व्यवस्था का मुंह बोलता उदाहरण। इसके अलावा भी बहुत से मामले हैं जिन हत्याओं को आत्महत्याओं में बदला गया। और हालात आज आपके सामने है। इस सरकार के सत्ता में आते ही जो चंबा से 21 साल के नौजवान की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज तक जारी है। तब भी हत्या को छुपाने के लिए आत्महत्या का सहारा लिया गया था। आज भी विमल नेगी जैसे हत्याओं को आत्महत्याओं का सहारा लेकर दबाने की कोशिश की सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी है, आम आदमी सहमा है। आप कहीं की बात करें, बिलासपुर ही नहीं, नालागढ़, जुआड़ी, दिन दहाड़े गोलियां चली। चाहे कहीं चिट्टे के लोगों ने चलाई होगी, चाहे कहीं स्क्रैप वालों ने चलाई होगी, कहीं ड्रग माफिया ने चलाई होगी, कहीं खनन माफिया ने चलाई होगी। और अगर बिलासपुर जिला की मैं बात करूं तो वहां तो सच में हर व्यक्ति दहशत में, हर व्यक्ति दहशत में है। जिस गोलीकांड की चर्चा आदरणीय जयराम जी और सतपाल जी ने की, हम सब जानते हैं कि 23 फरवरी 2024 को रेलवे कंपनी के कार्यालय में पूर्व विधायक जाते हैं। वहां रेत बजरी ढोने वाले लोगों के साथ बहस पसाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पूर्व विधायक घायल होते हैं, 11 आरोपी पकड़े जाते हैं, उन पर केस चलता है। परंतु 20 जून 2024 को उस कांड का जो आरोपी है वो जब कोर्ट में पेशी को आता है तो बाहर निकलने पर दिन दहाड़े उस पर गोलियां बरसाई जाती हैं। वो घायल होता है, शूटर भागते हैं और उस शूटर को कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता। उस शूटर को पकड़ते हैं तो बिलासपुर के लोग पकड़ते हैं। वो जो बहादुर लोग हैं उन्होंने पकड़कर उसको पुलिस के हवाले किया है। उसके बाद केस चला, आप सबने देखा है, पूर्व विधायक का बेटा उसमें शामिल था। और अब होली वाले दिन 14 मार्च को पूर्व विधायक के घर पर उन पर गोलियां चल गई। अब पूर्व विधायक जो भी बयान दे, परंतु सच्चाई यह है कि एक गैंगवार है। हम फिल्मों में देखते थे गैंगवार, हम पंजाब में और बाकी राज्यों में गैंगवार की कहानियां सुनते थे, पर आज ये गैंगवार हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में शुरू हो गया, जो कि दुख का विषय है, चिंता का विषय है। और अभी तक भी पूर्व विधायक पर गोली चलाने वाले शूटर पकड़े नहीं है। कहा जा रहा है एक शूटर पकड़ा है, 4 थे। 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सारे आरोपी पकड़े नहीं है। ये गंभीरता, ये दक्षता है पुलिस की। दहशत होना स्वाभाविक है। यही नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मार्च 24 में एक घटना घटती है, गोलीबारी होती है, बहल गांव में एक मृत्यु होती है, दोषी पकड़े जाते हैं। उसके बाद फिर से वहां पर कुछ समय बाद गतिविधियां खराब होती हैं। मैंने डीएसपी नैना देवी को इन्फॉर्म किया कि बहल गांव के बाजार में साथ लगते पंजाब से असामाजिक लोग शाम को आते हैं, वहां घूमते हैं, आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं।
आप वहां पर पुलिस की गश्त भेजिए, शाम को पुलिस की गाड़ी राउंड लगाएगी तो थोड़ा डर पैदा होगा। मेरी बात को उपाध्यक्ष महोदय अनसुना किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 27 सितंबर 2024 को नैना देवी के उसी बहल गांव में फिर से गोलीबारी, वही बाहर से आए हुए लोगों ने गोलियां चलाई और एक हमारा युवक घायल हुआ। वो हॉस्पिटल पीजीआई ले जाना पड़ा। परंतु चिंता का विषय तो यह है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि सूचना दे रहा है, उसके बाद भी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है। ये हालात बिलासपुर कांड के भी, तो लोग जी उसका वर्णन देंगे। इन्होंने भी जो कोर्ट परिसर में गोलीकांड हुआ था उससे पहले पुलिस अधिकारियों को सूचना दी थी, परंतु उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इस तरह पुलिस की जो लापरवाही है उसके कारण अध्यक्ष महोदय ये जो हत्याओं का दौर है ये बढ़ रहा है और इसके कारण जो है दहशत का माहौल है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय मंडी के प्रदीप गुलेरिया पर जो गोलियां चली ढाबे में, उसकी चर्चा कर रहे थे। आप गंभीरता देखिए उपाध्यक्ष महोदय, परसों मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर इस विषय को उठाया। रात को गोलियां चली थी, प्रदीप गुलेरिया घायल थे। मैंने यहां विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर विषय को उठाया। मुख्यमंत्री जी यहां नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? अधिकारी दीर्घा में कोई पुलिस अधिकारी नहीं था जो इनको सूचना दे सकता, और मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो विषय उठाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई सूचना सदन में नहीं दी गई। इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? प्राइवेट मेंबर डे था, हमने बायकॉट नहीं किया, वो अलग बात है, परंतु पुलिस अधिकारी, सरकार कितनी गंभीर है। 11:30-12 बजे रात को गोलियां चलती है, दूसरे दिन 12 बजे तक सरकार को उसकी जानकारी नहीं, उसकी सूचना नहीं। पुलिस अधिकारी यहां पर सूचना, ये भी मामला है कि अधिकारी विधानसभा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अधिकारी भी विधानसभा को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लेते, और जब विधानसभा को ही गंभीरता से नहीं लेते तो आम आदमी को और बाकी लोगों को कितनी गंभीरता से लेते होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने, अब यहां पर विमल नेगी जी की मौत की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया। मैंने 2 बार विधानसभा में विषय उठाया, परिवार के लोगों की वो बात कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने ही 2 अधिकारियों के नाम दिए कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड करो और 2 अधिकारियों पर एफआईआर लॉन्च करें। तो उनमें से क्यों एक को ही सस्पेंड किया जाता है और एक पर ही बाई नेम एफआईआर होती है, दूसरे को ना सस्पेंड किया जाता ना उसका नाम एफआईआर में आता? इसका क्या कारण है? क्या सरकार और पुलिस किसी अधिकारी को बचाना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। जिस घटना में आईएएस इन्वॉल्व है उसी की जांच आईएएस से करा के आप निष्पक्षता दिखाना चाहते हैं। अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं तो क्या दिक्कत है सीबीआई को केस देने में? परंतु आप क्योंकि ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं जिनके कारण ये सरकार बदनाम हो रही है, हिमाचल प्रदेश बदनाम हो रहा है। 2 साल में हिमाचल प्रदेश की जो किरकिरी पूरी देश में हुई है वो ऐसे ही अधिकारियों के कारण हुई है, और कारण यही है कि ये सरकार उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको संरक्षण देती आई। इसलिए हालात आज प्रदेश के यहां तक पहुंचे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाए। हाँ जी, बोल रहे ठीक बोल रहे मुकेश जी, अनुभवी हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारी भी कहीं ना कहीं जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमारे देखने में आया, बात चिट्टे की चलती है, परंतु चिट्टे को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों को बदलने का काम कौन करता है?
ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिस कर्मचारी ने ज्यादा केस बनाए उसको बदला गया, बाद में पब्लिक ने आवाज उठाई तो कैंसिल हुई ट्रांसफर। परंतु एक बार तो मैसेज ये गया कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है जो चिट्टे में इन्वॉल्व लोगों को पकड़ रही है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि सरकार उन पुलिस अधिकारियों को वहीं रखना चाहती है जहां वो चाहते हैं? मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, पिछले साल, कि हमारे बॉर्डर के थाने में जो एसएचओ है वो चौथी बार वहां आ गया। पहले एएसआई भी वहां था, फिर एसएचओ भी, फिर बदला तो फिर कैंसिल करा के आ गया। क्या प्रेम है उस अधिकारी से? बॉर्डर पे ऐसे अधिकारी अपनी इच्छा अनुसार बैठेंगे तो वो इच्छा अनुसार काम करेंगे, जनता की इच्छा अनुसार नहीं करेंगे। आज वो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं काम कर रहे, आज वो और धंधों में लगे हुए। इसलिए सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे योग्य कर्मचारी हैं, जो योग्य अधिकारी हैं, उनको योग्य स्थानों पर लगाइए ताकि कानून व्यवस्था को रोकने का। और दूसरा, इन अधिकारियों से कानून व्यवस्था प्रायोरिटी है, ये भी मैसेज, ये भी पुलिस नीचे थाने तक मैसेज जाना चाहिए। बहुत से थाने ऐसे हैं जहां एसएचओ, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी नहीं देते, रेत बजरी वाले ट्रैक्टर पकड़ने को प्रायोरिटी देते हैं, अवैध लकड़ी पकड़ने को प्रायोरिटी। मैं ये नहीं कहता उनको मत पकड़ो, परंतु वही आपका काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका काम नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस अपने रास्ते से भटक रही है। मैंने तो ये भी यहां कहा था कि खनन के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो माइनिंग गार्ड रखते हैं, वहां उनको आप ट्रेनिंग दो, वहां आप ऐसे योग्य लोगों को रखो, उनको आप हथियार दो। माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने का हम माइनिंग गार्ड करें। इलीगल जो हमारे अवैध कटान होता है, फॉरेस्ट गार्ड है, उनको सिर्फ खाकी वर्दी दी है, आप उनको भी हथियार दो, उनकी भी ट्रेनिंग करो। इलीगल जो फाइलिंग है उसको वो रोके। पुलिस का अधिकारी कर्मचारी कानून व्यवस्था पर कंसंट्रेट करे, ये आज की आवश्यकता है। आपने इन कामों के अलावा किस काम में लगाई है? प्रोटोकॉल ड्यूटी में। कई बार तो सारा दिन 15 पुलिस वाले, मंत्री आ रहा है सलूट मारना है, इसके लिए रेस्ट हाउस में बैठे होते हैं, पायलट ड्यूटियों पे लगे हुए हैं। आप, मैं नहीं कहता इसकी जरूरत नहीं, अगर है तो आप स्टाफ बढ़ाइए। थानों में स्टाफ है नहीं, वहां से उठा के आप इन कामों में लगा रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो असली काम कानून व्यवस्था है उससे आपने मुंह मोड़ लिया है, इसलिए हाल। और आज ये कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ये हम नहीं कह रहे, ये आम जनता की सोच है। और आम जनता की सोच को प्रकट किया है तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रकट किया है। उन्होंने भी बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हमारी नहीं सुननी तो महामहिम राज्यपाल महोदय की तो सुने, और इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए। और इस मामले में चाहे वो ड्रग माफिया को रोकने की बात होगी, चाहे वो इस तरह की हत्याओं को रोकने की बात होगी, उस सब में विपक्ष का जो सहयोग आपको चाहिए वो देंगे। परंतु आप गंभीरता के साथ काम करें, पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दें और अधिकारी भी ठीक ढंग से अपनी ड्यूटी को निभाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करें। यही निवेदन करते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।